नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र को, और पाचन तंत्र है उसकी संरचना, कार्य हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पाचन तंत्र से संबंधित जो कुछ विकार होते हैं, जो कुछ अनियमितताएं होती हैं, या जिन्हें हम बोल सकते हैं कि कुछ रोग होते हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। जो सामान्य रोग हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखने वाले हैं। इस कारण आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं उन विकारों से, और उन विकारों में हम देखेंगे कौन कौन से विकार यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आज हम पाचन तंत्र से संबंधित जो 7 विकार हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे एक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आंत्रशोथ। आंत्रशोथ का मतलब होता है आंतों में सूजन आना। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम बाद में एक एक को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा जो विकार है वो है पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। तीसरा जो विकार है वो है वमन अर्थात उल्टी। इसके बाद में प्रवाहिका दस्त या जिसे डायरिया कहते हैं, कब्ज अर्थात कॉन्स्टिपेशन, अपच, और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कुपोषण के बारे में। कुपोषण जिसे माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो पहला विकार है जिसे हम बोल रहे हैं आंत्रशोथ। इस आंत्रशोथ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला जो विकार है वो है आंत्रशोथ। देखो, है तो ये सिंपल साग, एकदम सिंपल है। देखो, शोथ कहीं पर भी शब्द आता है, शोथ का मतलब होता है सूजन। जब हमारी आंतों में सूजन आ जाती है उसी को कहा जाता है आंत्रशोथ। तो आंत्रशोथ का मतलब क्या होता है, जो आंत होती हैं, आंतों में क्या आना, सूजन आना। आंतों में जो सूजन आ जाती है उसी को क्या कह देते हैं, आंत्रशोथ कहते हैं। अब आंतों में सूजन आने के क्या कारण हो सकते हैं? हालांकि आंतों में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो कारण होता है वो होता है कोई ना कोई इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण। तो सामान्य तौर पर ये किसके कारण से आती है? सामान्यतः ये किससे होती है? संक्रमण के कारण से होती है। अब आंतों में कौन सा संक्रमण होता है, कैसे हो सकता है? तो आंतों में जो संक्रमण है वो हमारे भोजन के द्वारा भी हो सकता है या फिर जल के द्वारा भी हो सकता है। यदि हम दूषित भोजन या हम जो गंदा पानी है उसका उपयोग करें तो आंतों में संक्रमण हो सकता है, अर्थात इन्फेक्शन हो सकता है। आंतों में जो ये संक्रमण है ये किस किस चीज का हो सकता है? देखो, संक्रमण किसी भी चीज का हो सकता है वो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण से हुआ हो सकता है वो किसी वायरस का संक्रमण हो सकता है वो कोई कृमि अर्थात कीड़ा हो। तो इन सब का संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमण आपका क्या हो, जीवाणु से हो सकता है अर्थात बैक्टीरिया, या किसी वायरस का संक्रमण हो सकता है, या किसी कृमि का मतलब हो गया कीड़ा, उसका क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। अब देखो, जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, ये सामान्यतः आपके जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं और एस्के हेलमिंथीज होते हैं उस संघ से संबंधित प्राणी होते हैं। और वो जीव होते हैं सामान्यतः जो आपके मनुष्य होते हैं उनकी आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इसके कारण से वो आंतों में सूजन पैदा कर सकते हैं। तो यहां पर जो कृमि हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि या तो क्या हो, फीता कृमि हो। फीता कृमि का मतलब क्या हो गया, प्लेटी हेलमिंथीज संघ वाले जीव हो, या जिन्हें बोलते हैं सूत्रकृमि हो, या गोलकृमि हो, या फिर जो पर्णकृमि हो, या फिर हुक कृमि हो। ये सारे के सारे या तो आपके प्लेटी हेलमिंथीज संघ के प्राणी हैं या फिर
एस के हेलमिंथेज संघ के क्या हैं, प्राणी हैं, और ये कीड़े जैसे होते हैं और आंतों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला जो विकार था वो था आंतों में सूजन आना, और आंतों में सूजन इन के कारण से आ सकती है, सामान्यतया संक्रमण के कारण से हो सकता है। तो पहले विकार के बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विकार के बारे में। हम दूसरे विकार के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरा विकार जो है वो पीलिया है। देखो पीलिया जिसे क्या कहा जाता है, जोंडिस। क्या कहते हैं, जोंडिस। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले तो इसका एक हम डायग्राम देखते हैं। पीलिया का क्या देखते हैं कि डायग्राम, कि कैसा दिखाई देता है। यहां पर देखो भाई, जो पीलिया रोग है उससे प्रभावित एक व्यक्ति है, उसका चेहरा और आंखें आपको यहां पर दिख रही हैं। यहां पर पीलिया से पीड़ित एक व्यक्ति है, उसका चेहरा और आंखें दिखाई दे रही हैं। आपको इसको देखने पर लग रहा है कि इसकी आंखें हो रखी हैं वो एकदम कैसी हो रखी हैं, पीली। आंखों का जो सफेद वाला पार्ट है, आंखों का जो स्क्लेरा है वो कैसा हो गया है, पीला हो गया है। इसके अलावा इसकी चेहरा भी कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है। इसके अलावा इसके नाखून होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। जीभ होती है उस पर भी पीला प्रभाव दिखाई देता है। इस कारण से पीलिया में कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ है जो पीले रंग का है, और यह हमारे शरीर में ज्यादा बन रहा है, और यह हमारी त्वचा में, आंखों में, इनमें जमा होने लग गया है। अब हम वही देखने वाले हैं कि वो पीले रंग का पदार्थ कौन सा है। तो चलो देखो, जो ये पीलिया है, ये पीलिया सबसे पहले होता क्यों है। देखो हमारे पास एक अंग होता है जिसका नाम है स्प्लीन। कौन सा अंग होता है, स्प्लीन। अग्नाशय के आगे की तरफ एक अंग पाया जाता है, स्प्लीन, छोटा सा एक अंग होता है। और इस स्प्लीन में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, रक्त में क्या पाई जाती हैं, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। और ये जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल होता है कितना, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद में ये आरबीसी होती हैं, ये टूट जाती हैं। सामान्य तौर पर भी टूटती हैं, आरबीसी टूट जाती हैं। और जब आरबीसी टूटती हैं तो इससे क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण से आपके रक्त का रंग कैसा है, लाल। तो लाल रंग का वर्णक है। अब ये जब टूटता है तो इससे दो चीजें बनती हैं। जब ये टूटता है तो कितनी चीज बनती हैं, दो। एक तो बनता है, इसका हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं हीम। कौन सा हिस्सा बनता है, हीम। और दूसरा हिस्सा होता है, वो होती है एक प्रोटीन जिसे बोलते हैं ग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन। अब भाई ये तो प्रोटीन है, तो ये तो हमारे प्रोटीन पूल में चली जाती है। कहां चली जाती है, प्रोटीन पूल। अब प्रोटीन पूल का मतलब हमारे शरीर में जो प्रोटीन इकट्ठा है, जो प्रोटीन है वहां पर मिक्स हो जाती है और हमारे शरीर में आगे दोबारा से काम में आ जाता है। अब ये जो हीम है इसको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। ये दोबारा काम नहीं आ रहा है अभी। अब इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इसको तोड़ा जाता है, किसको, हीम को। और जब हीम टूटता है तो इससे दो वर्णक बनते हैं। कितने वर्णक बनते हैं, दो। कौन कौन से वर्णक बनते हैं, याद ध्यान से सुनना। एक वर्णक तो होता है बिलिरुबिन। कौन सा वर्णक होता है, बिलिरुबिन। और एक वर्णक होता है जिसका नाम है बिलवर्डिन। कौन सा वर्णक बनता है, बिलवर्डिन। सामान्य तौर पर ये जो वर्णक है वो आपका पीले रंग का है। कैसे रंग का है, पीले रंग का। और ये थोड़ा हरे रंग का दिखाई देता है। कौन से रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। ऐसा हमारे अंदर सामान्य तौर पर होता है। लेकिन सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के शरीर में नॉर्मली जो आरबीसी टूटती हैं वो सामान्य तरीके से टूटती हैं और इतना ही बिलिरुबिन बनता है जितना आपका शरीर से लगातार क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। ये बाहर कैसे निकलता है, देखो इन दोनों वर्णकों को
क्या कह देते हैं? पित्तवर्णक। क्या कहते हैं? पित्तवर्णक। और ये कहां चले जाते हैं? पित्तरस में। पित्तरस कहां बनता है? आप सभी को पता है, पित्तरस बनता है लीवर में। तो ये वर्णक आपके लीवर में जाते हैं रक्त के द्वारा, और लीवर फिर इसको किस में डाल देता है? पित्तरस में डाल देता है। और पित्तरस से कहां आते हैं? ये आंत में आते हैं, छोटी आंत में। और आंत में ये मल के साथ बाहर निकले जाते हैं। किसके साथ बाहर निकल जाते हैं? मल के साथ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में या तो स्प्लीन में कोई समस्या हो, या फिर कोई ऐसा संक्रमण हो गया है उसके कारण से हो, या लीवर में कोई समस्या हो, उसके कारण से कभी कभी क्या होता है कि ये जो आरबीसी है यही ज्यादा टूटने लग जाए, या फिर आपका जो लीवर है उस लीवर में समस्या हो गई और वो पित्तरस में ये पित्तवर्णक नहीं डाल पा रहा है, और जिसके कारण से उसके शरीर में क्या होने लग जाता है? ये पित्तवर्णक क्या होने लग जाते हैं? अधिक होने लगे जाते हैं। इस पित्तवर्णक की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, और जब पित्तवर्णक की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो अब ये क्या हो रहा है कि बाहर नहीं निकल पा रहा। तो शरीर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, शरीर के जो अलग अलग भाग होते हैं, उनमें ये जमा होने लगे जाता है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है। तो आपको ध्यान यह रखना है कि जो पीलिया रोग होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से कौन सा वर्णक बढ़ता है? वो होता है बिलिरुबिन। और इसी कारण पीलिया में किसकी जांच करवाई जाती है? बिलिरुबिन की जांच करवाई जाती है। यह समस्या आपके लीवर में किसी समस्या के कारण हो सकती है, या आरबीसी के अधिक टूटने के कारण हो सकती है, स्प्लीन में कोई समस्या के कारण हो सकती है। तो इन सभी कारणों से, या किसी संक्रमण के कारण भी हो सकती है। इस पीलिया में देखो क्या क्या प्रभावित होता है। आगे लिख देता हूं अगले पेज पर। देखो, आंखें होती हैं, आंखें पीली हो जाती हैं। इसके अलावा त्वचा है वो भी पीली हो जाती है। इसके अलावा जीभ है, जीभ पर भी क्या होता है? पीला रंग दिखाई देता है। जो नाखून होते हैं वो भी पीले रंग के हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। आरबीसी का काउंट घटने लग जाएगा, शरीर में खून की क्या होने लग जाएगी? कमी होने लग जाएगी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है। तो हमने अभी तक आंत्रशोथ और उसके बाद में पीलिया के बारे में देखा है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट एक विकार के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो विकार है क्या? वमन, या जिसे हम बोलते हैं उल्टी। क्या बोलते हैं भाई? उल्टी। क्या होता है भाई उल्टी? देखो, उल्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे आमाशय में जो भोजन होता है, आमाशय में जो कायम होता है, एक तरीके से जो हमारा भोजन जब आमाशय में एसिड वगैरह के साथ मिक्स हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? कायम। वो कायम क्या होता है कि आंत में जाने के बजाय आपका वापस ग्रसिका से होता हुआ मुख के द्वारा बाहर निकले जाता है, मुख के द्वारा बाहर निकले जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उल्टी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उल्टी। और उल्टी से सभी व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी क्या होते हैं? एक बार ग्रसित हुए हैं, या पीड़ित हैं, या प्रभावित हैं। तो सबको इसके बारे में पता है, ज्यादा बताने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। तो जो उल्टी होती है इसमें क्या होता है कि जो आमाशय है, आमाशय में जो भोजन है, और ये भोजन है इसको क्या बोल रहे हैं? कायम। आमाशय में जो भोजन एसिड के साथ मिक्स हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? कायम। कायम है वो ग्रसिका के द्वारा, ग्रसिका से होता हुआ मुख द्वारा बाहर आ जाता है, और इसी को क्या कहते हैं भाई? उल्टी। सामान्य तौर पर
भोजन आमाशय के बाद किस में जाना चाहिए था? छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फिर मल के रूप में जो अपशिष्ट था वो बाहर निकलना चाहिए था। तो हर बार बोला जाता है कि भाई हमारी जो सीधी प्रक्रिया है वो तो ऐसी है, वो उल्टी है, और ये उल्टी हो गई। उल्टी का मतलब क्या हो गया कि आमाशय से भोजन वापस आ गया, मुख के द्वारा बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो गई भाई? उल्टी हो गई। मजाक में बताया जा रहा है। तो इस कारण आपको ध्यान रखना है कि आमाशय से जो भोजन है वो वापस बाहर आ जाता है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वमन का केंद्र होता है, वमन का केंद्र मतलब जहां से ये उल्टी की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है मेडुला। कौन सा हिस्सा होता है? मेडुला। उसके द्वारा नियंत्रित होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको उल्टी के बारे में तो सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है, और उल्टी से पहले बेचैनी सी अनुभव होती है, ऐसे जी घबराने जैसा होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वमन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट रोग जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो है प्रवाहिका। प्रवाहिका बोल दो, दस्त बोल दो, डायरिया बोल दो, एक ही कंडीशन है। क्या भाई दस्त में होता क्या है या डायरिया में क्या है? देखो, सामान्य स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि जो भोजन हमने खाया है वो आंत में एक गति के द्वारा, एक निश्चित गति होती है, और वो गति होती है जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, उसके द्वारा ये आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे जैसे समय के साथ ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसमें से जो जल होता है इसका अवशोषण कर लिया जाता है, और फिर धीरे धीरे ये जो हमारी बड़ी आंत होती है वहां पर ये इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर क्या होता है कि एक ठोस रूप ले लेता है, जिसमें श्लेष्मा के कारण से एक निश्चित रूप होता है, और उसके द्वारा फिर ये क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आंत में अनियमित गति होती है, अनियमित क्रमाकुंचन गति होती है, और ये क्या होती है? बार बार होती है, बार बार उसमें लगातार क्या होती जा रही है? गति होती जा रही है, बहुत तेज तेज हो रही है, जिसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि पेट में मरोड़े आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि बार बार जब गति होती है तो अब हमारा भोजन है वो पूर्ण रूप से पच नहीं पा रहा है, और जब पच नहीं पा रहा है उसमें से पानी का भी अवशोषण नहीं हो रहा है, और पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है तो वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें से जल है, जो खनिज लवण है, या जो हमारा जो पोषक पदार्थ है उनका हमने अवशोषण भी नहीं किया, ठीक से पाचन भी नहीं हुआ, और वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो मल होता है वो अत्यधिक पतला हो जाता है। अनियमित गति के कारण क्या होता है? आंतों में अपचित भोजन आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है? ये पतले मल के रूप में, पतले मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? डायरिया या प्रवाहिका। प्रवाहिका मतलब पतले मल आना, इसे कहा जाता है। अब ये किस कारण से हो सकता है? या तो हमने कोई खाना खाया और उसमें कोई ना कोई ऐसा दूषित भोजन खा लिया जिसमें कोई ना कोई टॉक्सिन वगैरह था, जिससे फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई, और उसके कारण भी हो सकता है, या अन्य कोई कारण भी हो सकता है जिसके कारण से ये कंडीशन हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रवाहिका, दस्त या डायरिया होता है, इसमें क्या होता है कि पतले जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और आंतों में अनियमित गति के कारण होता है, और इसके कारण से क्योंकि जल का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण से अगर बार बार दस्त हो रहे हैं तो उसके कारण से व्यक्ति के शरीर में जो जल है उसकी क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। इसके लिए क्या होता है कि आप ORS वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, जिंक वगैरह के टेबलेट हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक जो कंडीशन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कब्ज। कब्ज, और ये कंडीशन है, ये आपके जस्ट प्रवाहिका के क्या है, उल्टी। उल्टी का मतलब क्या हो गया है कि इसमें क्या होता है कि आंतों में जो गति होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, आंतों में गति हो ही नहीं रही। जब हो ही नहीं रही है तो क्या हुआ कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो भोजन था, जो पचित भोजन था, वो आंतों में ही रुका रहता है। और जब आंतों में रुका रहता है तो उसमें से क्या होता है कि पानी का लगातार क्या होता जा रहा है, अवशोषण होता जा रहा है, जिसके कारण से मल है वो अत्यधिक कठोर रूप में आ गया है, अत्यधिक कठोर रूप में। और जब अत्यधिक कठोर रूप में आ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, आंतों में आगे नहीं बढ़ पाता है, और इस कारण से वो मल है वो बड़ी आंत में ही रुका रह जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कब्ज। तो क्या होता है, आंतों में अनियमित गति, आंतों में कैसी गति होती है, अनियमित। अनियमित मतलब ज्यादा नहीं, पिछले में भी अनियमित थी लेकिन उसमें ज्यादा थी, और यहां पर कैसी हो रही है, गति हो गई है बिल्कुल कम। जब गति कम हो गई है तो भोजन होता है आंतों में रुक जाता है, और जब भोजन आंतों में रुक जाता है जल का अवशोषण, जल का अवशोषण बढ़ जाता है। और जब उस मल में से या अपशिष्ट में से ज्यादातर जल होगा वो अवशोषित कर लिया जाएगा, तो जो मल है कठोर हो जाता है। हो जाता है, और जिसके कारण से वो आंतों से बाहर नहीं निकल पाता है और वो बड़ी आंत में रुका रह जाता है। कहां पर रुक जाता है, बड़ी आंत में रुक जाता है। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, फिर कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फिर चूर्ण वगैरह ये खाते रहो। तो ये था कब्ज। अब इसके बाद में एक जो कंडीशन है जिसका नाम है अपच। क्या कह रहे हैं, अपच। क्या है भाई अपच? अपच का मतलब है खाना पच नहीं रहा, खाना पच नहीं रहा है। और क्यों नहीं पच रहा है भाई, इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आंत्र है उसमें एंजाइमों की कमी है, आंत है वो ठीक प्रकार से एंजाइम स्रावित नहीं कर पा रही है, और जब एंजाइम स्रावित नहीं हो पा रहे हैं तो भोजन पूर्ण रूप से पच नहीं पा रहा है। दूसरा, भोजन ही आपने इतना कर लिया, भोजन ही अगर आपने ज्यादा कर लिया है, बहुत ज्यादा खा लिया है, तो अब आंतों की भी एक कैपेसिटी है, शरीर की भी एक कैपेसिटी है कि वो इतने ही एंजाइम है वो स्रावित कर पाएंगे, तो पूरा भोजन तो पच ही नहीं पाएगा। तो उसके कारण हो सकता है। तो सामान्य तौर पर ये सारी चीजें हैं, या किसी संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है। तो इन सभी कारणों से अपच की कंडीशन हो सकती है। और अपच में होता क्या है कि जो पेट होता है ये भरा हुआ महसूस होता है, महसूस होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कंडीशन थी। अब एक नेक्स्ट कंडीशन और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो कंडीशन है आपकी क्या, कुपोषण। कौन सी कंडीशन है, कुपोषण। और ये कुपोषण होता है, ये क्या कौन सी कंडीशन है, कुपोषण का मतलब क्या होता है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या कोई व्यक्ति होता है जिसके पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा है,
उसको भोजन है या तो बहुत कम मिल रहा है, या भोजन मिल भी रहा है तो गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है, संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण से इस स्थिति को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात ऊर्जा या संतुलित भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार, शरीर की आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाता है। जितनी जरूरत है उतना भोजन नहीं मिल पा रहा है। सामान्य तौर पर कुपोषण से प्रभावित होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चे। बच्चे होते हैं वो सामान्य तौर पर कुपोषण से क्या होते हैं? प्रभावित। हालांकि होने को कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर बच्चे होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब बच्चे जिनको पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन कहां हो सकती है? या तो ऐसे देश हो या ऐसा कोई क्षेत्र हो जो बहुत ही कम क्या हो? अविकसित हो। अविकसित जो देश हैं या जो कम विकसित देश हैं, उन सब में ये कंडीशन कुपोषण की कंडीशन हो सकती है। जैसे अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, इन जो देश हैं, इनके देशों के कुछ जो बच्चे हैं वो जहां पर भुखमरी की कंडीशन है या बहुत कम विकास हुआ है, वहां पर हो सकता है। या दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है जहां पर भी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, क्योंकि चीन है, भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें चीन की जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण से कुछ लोगों को भोजन है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, और तब कंडीशन ऐसी हो सकती है, कुपोषण की स्थिति हो सकती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है? देखो, जो कुपोषण होता है इसके अंतर्गत ऊर्जा की क्या होती है? कमी। या तो ऊर्जा की कमी होती है और या फिर प्रोटीन की कमी होती है। भाई ऊर्जा का मतलब जब भोजन पूर्ण रूप से उसको नहीं मिल पा रहा है, जितनी उसकी जरूरत है उतनी ऊर्जा ही उसको नहीं मिल पा रही है। और प्रोटीन का मतलब अगर भोजन मिल रहा है, उसका पेट तो भर रहा है, लेकिन वह भोजन नहीं मिल रहा है जिसकी उसको जरूरत है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, जो हमारी मांसपेशियां बनती हैं, जो हमारी हड्डियां बनती हैं, तो इन सब के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन सामान्य तौर पर ऊर्जा के रूप में काम में नहीं आता है। ऊर्जा के रूप में सामान्य तौर पर या तो कार्बोहाइड्रेट काम में आता है या वसा काम में आती है। प्रोटीन सामान्य तौर पर संरचनात्मक अवयव होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो अगर उसकी ऊर्जा तो पूरी हो रही है, भोजन तो मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं है उस भोजन में, तो भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होगी। यह आपको ध्यान रखना है। अब कुपोषण में जो दो स्थितियां हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखो, कुपोषण को एक नाम से और जानते हैं, पीईएम। क्या कहते हैं इसको? पीईएम। भाई कुपोषण में या तो ऊर्जा की कमी है और या फिर किसकी कमी है? प्रोटीन की। तो इस कारण इसका नाम क्या है? प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। भाई कुपोषण में या तो प्रोटीन की कमी हो रही है या एनर्जी की कमी हो रही है, और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। यह आपको ध्यान रखना है। पीईएम की फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाए तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यहां पर हमें दो कंडीशन पढ़नी है भाई, ध्यान से, महत्वपूर्ण कंडीशन है, जिसमें से एक कंडीशन है वो तो है मरासमस। कौन सी कंडीशन है? मरासमस। और एक है क्वाशियोरकर। कौन सी कंडीशन है? क्वाशियोरकर। ये दो महत्वपूर्ण कंडीशन है। देखो, मरासमस है, क्या लग रहा है? मरासमस ऐसा शब्द है, मर ही गया भाई, बिल्कुल ही मर गया, कतई मर गया है, ऐसी कंडीशन। और कतई मर गया
मर कब जाता है? ना तो उसको ऊर्जा मिल रही है, ना उसको प्रोटीन मिल रहा है, जो जिसकी जरूरत है वो नहीं मिल रहा है। शरीर एकदम कमजोर है, हड्डियां दिख रही हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मरासमस, जिसमें ऊर्जा की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है। जबकि इसके उलट क्वाशियोरकर होता है, इसमें केवल और केवल किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। उसकी ऊर्जा की तो पूर्ति हो रही है, उसको खाना तो मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी वाला खाना नहीं मिल रहा है। यहां पर ना तो खाना मिल रहा है और खाना नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, दोनों की कमी है। और इस स्थिति को कहते हैं हम PEM। इन दोनों कंडीशन को हम देखने वाले हैं। चलो देखो भाई, चलो पहले तो एक डायग्राम देखो आप। देखो भाई, देख के बताओ क्या लग रहा है? ये कौन सी कंडीशन लग रही है आपको? एक बच्चा है और इस बच्चे की पसलियां दिखाई दे रही हैं, हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हैं, मुख है ऐसा दिख रहा है जैसे एकदम बुढ़ा हो गया है, बाल हैं उनकी ग्रोथ एकदम छोटी हो गई है, और ऐसे लग रहा है कुछ खाया ही नहीं, मरने वाला है, अभी मरेगा कि थोड़ी सी देर बाद में मरेगा, पता नहीं है। तो ये कंडीशन है मरासमस। और ये कंडीशन देखो, इस कंडीशन में देखकर ऐसे लग रहा है इसमें क्या कमी है भाई? पेट आराम से फूला हुआ है, शरीर भी ऐसा दिख रहा है कि हां कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक कंडीशन है कि यहां पर देखने पर यह सामान्य लग सकता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी है। किसकी कमी है? प्रोटीन की। तो यह कौन सी कंडीशन है? यह है क्वाशियोरकर। कौन सी कंडीशन है? क्वाशियोरकर। तो हम दोनों के बारे में देखने वाले हैं। हालांकि इन डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या स्थिति है। ज्यादा खतरनाक स्थिति कौन सी है भाई? ज्यादा खतरनाक स्थिति मरासमस वाली है। हालांकि खतरनाक तो वो भी है, लेकिन दोनों में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ज्यादा खतरनाक मरासमस है, क्योंकि दोनों ही चीज कम हो रही है। और ये क्या है? थोड़ा सा क्योंकि एनर्जी तो मिल रही है उसको। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं किसके बारे में लिखता हूं? मरासमस के बारे में। किसके बारे में? मरासमस। यह जो मरासमस रोग होता है, यह मरासमस जो कुपोषण की स्थिति होती है, इससे प्रभावित होते हैं। जो प्रभावित होते हैं, होते तो दोनों में बच्चे ही हैं, लेकिन इसमें जो प्रभावित होते हैं वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। कैसे भाई? देखो, ये कंडीशन कब आ सकती है? मान लो एक लेडीज थी, उसके एक संतान थी, एक बच्चा हुआ है अभी, और बच्चा हुआ ही है, उसके 2-3 महीने बाद में वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, और जब प्रेग्नेंट हो गई है तो अब पहले वाले बच्चे को वो पूर्ण रूप से दूध नहीं मिल पिला पा रही है, वो 1 साल से कम का ही है, दोबारा से उसके एक बच्चा हो गया है। तो जो पहले वाली जो संतान है उसको वो दूध नहीं पिला पा रही है, ना ही उसको वो भोजन दे पा रही है, और भोजन दे भी पा रही है तो ऐसा भोजन दे पा रही है जिसकी ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल कम है, प्रोटीन उसमें है नहीं। तो उस स्थिति में यह कंडीशन हो सकती है। अर्थात कम अंतराल में पुनः गर्भवती होने पर प्रथम बच्चे में यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोनों की कमी होती है भाई, यहां पर ही लिख देता हूं, यहां पर प्रोटीन प्लस एनर्जी, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान रखनी है, और 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो कि शरीर होता है एकदम कैसा है? एकदम कमजोर। शरीर कैसा है? एकदम कमजोर। इसके अलावा हाथ पैर हैं पतले, बाल हैं कमजोर,
वह कम वृद्धि, बालों की वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है भाई, इसमें देखकर हम क्या बता सकते हैं कि मांसपेशियां हैं एकदम कमजोर हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन है, ये किस में होती हैं? मरासमस में होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इस व्यक्ति में या इस बच्चे के अंदर कोई सूजन की कंडीशन नहीं है, यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि इसके अलावा हम बात करें किसकी? क्वाशियोरकर की। हां, इसके अलावा और चीजें लिख सकते हैं भाई। और चीज क्या लिख सकते हैं कि जो शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि वो कैसी हो गई है? कम। इसके अलावा मानसिक वृद्धि है, मानसिक वृद्धि कह दो, या मानसिक वृद्धि कैसी हो गई है? मंद हो गई है, अर्थात उसका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। यह सारी कंडीशन कौन सी है? मरासमस की। ज्यादा खतरनाक कौन सी है? मरासमस। अब इसके बाद में देखो, क्वाशियोरकर के बारे में बात करते हैं। क्वाशियोरकर, इसमें किस चीज की कमी होती है भाई? इसमें केवल प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी। ठीक है। यह जो स्थिति होती है सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें यह कमी होती है। इसमें उस पीड़ित बच्चे को भोजन तो मिल पाता है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता तो पूरी हो रही है उसकी, लेकिन भोजन में प्रोटीन की क्या है? कमी। इस स्थिति में क्या होता है, हालांकि उसका भी जो शारीरिक विकास है वो कैसा हो जाता है? कम। मानसिक विकास है वो भी कैसा हो जाता है? कम। क्यों भाई? प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? शरीर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होता है? शरीर पर सूजन दिखाई देती है, शरीर पर सूजन दिखाई देती है। इसका ध्यान रखना, पेट है फूला हुआ दिखाई देता है। पेट कैसा दिखाई देता है? फूला हुआ दिखाई देता है। कौन सी कंडीशन में? क्वाशियोरकर कंडीशन होती है, उसमें पेट फूला हुआ दिखाई देता है। आप डायग्राम में देख सकते हो। यहां पर देखो कि इसका पेट एकदम क्या है कि एकदम ऐसे चिपका हुआ है, एकदम कमजोर, लेकिन इसका पेट है वो फूला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो लीवर है वो फैटी लीवर की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसको वसा मिल रही है, लेकिन प्रोटीन की क्या है? कमी है। जो चेहरा है वो भी फूला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पैर हैं वो एकदम कमजोर से एक हैं। इसके अलावा एडिमा का मतलब है सूजन इसके ऊपर दिखाई दे रही है, इसकी स्किन है जैसे उतरी हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कंडीशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन पूछी जाती हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है कि दोनों में यदि अंतर बताएं क्वाशियोरकर और मरासमस में, तो मरासमस में बच्चा होता है वो 1 वर्ष से कम का होता है, एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, शरीर एकदम सूखा हुआ होता है, जो त्वचा होती है एकदम झुर्रीदार होती है, एकदम सूखी हुई होती है, खुरदरी होती है। इसके अलावा जो मांसपेशियां हैं वो एकदम कमजोर है, बालों का विकास कमजोर है। जबकि इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष से अधिक का है। इसके अलावा केवल प्रोटीन की कमी है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है, शरीर पर सूजन दिखाई देती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन किसकी होती हैं? क्वाशियोरकर की होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। किससे संबंधित? जो पाचन तंत्र थे उसके विकारों से संबंधित। एक छोटा सा टॉपिक मेरे हिसाब से रह गया था आपका पिछला, वो थोड़ा सा देख लो।
वो ये है कि हमारे जो भोजन है, और ये जो भोजन खाते हैं तो इसमें से हमें ऊर्जा मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलती है। जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलती है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है आपका लिपिड अर्थात वसा, और एक होता है आपका प्रोटीन। तो इन 3 चीजों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब शरीर में इनका पाचन होता है, शरीर में इनका क्या होता है? पाचन। और पाचन होता है तो इनसे क्या निकलती है? ऊर्जा। और जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ध्यान से सुन लेना, किलो कैलोरी में। किसमें मापा जाता है? किलो कैलोरी। तो इसे हम लिख सकते हैं किलो कैलोरी, इस रूप में इनको मापा जाता है। जब 1 ग्राम या तो कार्बोहाइड्रेट या वसा या आपके प्रोटीन, इसका जो पूर्ण रूप से दहन किया जाए, इसको जलाया जाए, एक तो देखो हमारी शरीर की कंडीशन हो सकती है और एक शरीर से बाहर की कंडीशन। अगर देखो शरीर से बाहर, शरीर से बाहर, एक शरीर के अंदर, अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को शरीर के बाहर जलाऊंगा, किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कितने ग्राम को? 1 ग्राम को। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? वो निकलेगी 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, अर्थात इतनी ऊर्जा निकलेगी। अगर मैं वसा को जलाऊंगा, कितनी को? 1 ग्राम को, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 5.65 किलो कैलोरी। सॉरी, वसा में इतनी नहीं, वसा में आपकी निकलेगी कितनी? 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और जबकि बात करें किसकी? प्रोटीन की, उसमें कितनी निकलेगी आपकी? 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये तो शरीर के बाहर। यदि मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को, 1 ग्राम प्रोटीन को, 1 ग्राम लिपिड को जलाऊंगा तो इतनी ऊर्जा निकलेगी। लेकिन शरीर में जब इनका दहन होता है, जब इनका श्वसन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो पूर्ण रूप से इतनी ऊर्जा नहीं निकलती है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को, शरीर के अंदर ऊर्जा कितनी निकलेगी 1 ग्राम से? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी 1 ग्राम से। सीधी सीधी याद रखनी है, शरीर में, हमें तो शरीर वाली याद रखनी है। कितनी निकलेगी? 4। लिपिड को जलाऊंगा तो कितनी निकलेगी? 9। कितनी निकलेगी? 9 किलो कैलोरी। और प्रोटीन को जलाऊंगा तो कितनी निकलेगी? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, शरीर के अंदर। तो ये इस मान को कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मान। किसके लिए? हमारे भोजन के अवयवों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा निकलती है? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम आपके वसा से कितनी निकलती है? 9 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी निकलती है? 4 किलो कैलोरी। बाकी आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान इस कारण रखना है क्योंकि आपका एग्जाम है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।